मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल, सीनियर सेकेंडरी को एजुकेशनल स्कूल, बिल्डिंग लीडर्स फॉर टुमारो, शिव शक्ति नगर, ब्रह्मपुरी, अपोजिट बहादुर मोटर्स, मेरठ। आपके बच्चों के लिए एक्सीलेंट स्कूल, जहां पर बच्चों का होता है सर्वांगीण विकास, खेलकूद, नृत्य, कौशल में भी निखारा जाता है। फ्री कंप्यूटर कोर्स, उन्नत बिल्डिंग, हाईटेक क्लासरूम्स। तो आज ही आइए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एडमिशन पेश करती हूँ। कोई राम कोई रहमान हो गया, कोई हिंदू कोई मुसलमान हो गया, कहाँ से ढूंढ के लाए उसे पूनम, मेरे देश से गुमशुदा इंसान हो गया। उस इंसानियत को नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जिस महिला शख्सियत को आप देख रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मेरठ की क्रांति धरा से लेकर नवाबों के शहर लखनऊ तक इनकी एक अलग पहचान रही है। रोडवेज में एज ए मैनेजर काम करने वाली पूनम उज्ज्वल भविष्य वक्ता भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि बाल्यकाल से ही जब 10 वर्ष की थी तो पिता का साया चला गया। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी यानी आजीवन कुमारी रहने का फैसला किया। इन्होंने शादी नहीं की और इनकी ऐसी शक्ति इनके अंदर है कि ये किसी को भी देखकर, किसी भी चीज़ों को लेकर बड़ी संजीदगी से जो भविष्यवाणी करती हैं वो सटीक होता है। पूनम उज्ज्वल कोरोना काल से पहले भी बोल चुकी हैं कि कोई देश में महामारी का समय आने वाला है। देश विदेश के कई राजनेताओं को सीधे तौर पे चुनाव जीतने और हारने की भी बात कह चुकी हैं। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के केजरीवाल सरकार को भी सत्ता में आने की बात कह चुकी हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि लगातार कई मोर्चों पे इनकी भविष्यवाणी 100% सफल हुई है। पूनम उज्ज्वल अभी मेरठ के भैसाली बस डिपो में मैनेजर हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि 10 वर्ष की आयु से इन्होंने जिनके बारे में जो कुछ बोला वो सही साबित हुआ, जिससे मोहल्ले में, समाज में, पड़ोस में इनकी चहलकदमी बढ़ती गई। लोग इनके पास आते रहे और अपने भविष्य के बारे में जानते रहे। तमाम चीज़ों को लेकर जीवन में जब इन्हें बड़ा झटका लगा, जब इनके 10 वर्ष की आयु की थी तो इनके पिता का साया चला गया। लेकिन हिम्मते मर्दे मददे खुदा, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। रोडवेज में इन्होंने नौकरी ज्वाइन की और उत्तर प्रदेश की मुख्यालय लखनऊ से लेकर और मेरठ तक इन्होंने सामाजिक कार्य को भी बड़ी बखूबी से निभाया। सबसे बड़ी बात क्या है कि पूनम उज्ज्वल आज ज्योतिष के क्षेत्र में भी महारत हासिल कर चुकी हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से इन्होंने बहुत बाद में एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी किया, जहां पर यह सफलता हासिल की। सबसे बड़ी बात क्या है कि कई मुद्दों पे हमने इनसे बात की। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप क्यों आई, कहाँ जन्म हुआ, पारिवारिक बैकग्राउंड, कोरोना काल से पहले एस्ट्रोलॉजी को लेकर युवाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं, किन किन राजनेताओं की भविष्यवाणी सही हुई है, तमाम मुद्दों पर पूनम उज्ज्वल ने अपनी बेबाक राय रखी। आइए सुनते हैं। मेरा नाम पूनम उज्ज्वल है। उज्ज्वल मेरा राइटर नेम है। मैं बहुत छोटेपन से लिखती हूँ, तो तभी सोचा था कि निराला, दिनकर जैसे उपनाम होते हैं तो मैं भी रखूँगी। तो शायद कक्षा 6 के आसपास मैंने अपने नाम के आगे उज्ज्वल लगा लिया था और इसी नाम से ईश्वर ने मुझे प्रसिद्ध भी किया है। मैं एक छोटी सी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मम्मी पापा और हमारा छोटा सा परिवार था। उसके बाद हमारे पापा की डेथ हुई 10 साल की उम्र में और 20-21 साल के आते आते हमारी मम्मी की भी चली गई दुनिया से। मैं बेसिक्स मेरठ में ही पैदा हुई, CCS यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है और पत्रकारिता से हिंदी जर्नलिज्म में हिंदी पत्रकारिता की है और वर्तमान में मैं पिछले 25 साल से परिवहन विभाग में कार्यरत हूँ और अभी वर्तमान में स्टेशन इंचार्ज हूँ। 8 साल मैं लखनऊ रह के आई हूँ और वहाँ पे एक हमारी यात्रा दर्पण पत्रिका निकल रही थी, उसकी मैं प्रमुख संवाददाता रही हूँ और उसको मैंने 8 साल चलाया है, जिसमें अखिलेश यादव मुख्यमंत्री और तदुपरांत योगी जी मुख्यमंत्री, उसके सभी कार्यक्रम जो हैं वो उस पत्रिका में छपते थे और उसको मैं गाइड करती थी। मैं आपको बताती हूँ, मेरी यात्रा जो है 10 वर्ष की आयु में शुरू हुई थी। हमारे पिता का देहांत हुआ, उसके बाद ऑटोमेटिक मुझे ऐसे लगा मैं इस दुनिया ये नीरस है और इसमें कुछ नहीं रखा। इंसान की जो मृत्यु एंड है और उससे पहले जो जीवन है वो भ्रम है, उसको खोजा जाए जो सत्य है। तो बहुत छोटी उम्र में मैंने अपने आप को एकांत में बंद कर लिया था। सिर्फ किताबें पढ़ना, बहुत छोटी उम्र में भी किताबें पढ़ना शौक रहा मेरा। धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं जो कह रही हूँ वो होने लगता है। आस पड़ोस में किसी को कुछ कह दिया, मैच आते थे, मैं कहती थी अब कपिल देव आउट हो जाएगा 0 पे, तो हमारे भैया वगैरह सब हमें बहुत डांटते थे। अड़ोसी पड़ोसी कहते थे नहीं भाई ये गलत है, आपने तो हरवा दिया हमें मैच। तो मोस्टली मुझे एक भ्रम भी हो गया कि मैं जब मैच देखती हूँ
तो भारत हारता है। तो मैंने मैच देखना बंद कर दिया और प्रार्थना करनी शुरू की। और हमने, मेरी पहली भविष्यवाणी जिसे मैं कहती हूँ कि मुझे अपने याद में है, जो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि 2083 का वर्ल्ड कप पूरा भारत में किसी ने नहीं सोचा था। उस समय तो मैं एस्ट्रोलजर वगैरह के नाम से प्रसिद्ध नहीं थी, लेकिन मेरे परिवार में, अड़ोस पड़ोस में सबसे हमने कह दिया था कि कपिल देव जो है वर्ल्ड कप लेके आएगा। हमें ठीक से जानकारी भी नहीं थी कि क्या है ये मैच की, क्या प्रोसीजर है। तो हम पे हंसे, वो कह रहे भैया नीचे से ना भारत पाकिस्तान ही है, बस भारत के नीचे जो लिस्ट है वर्ल्ड की। हमने कहा मुझे कुछ नहीं पता, कपिल देव वर्ल्ड कप लेके आएगा हमारे लिए, और ये दुनिया का मतलब अजूबा होगा ये सब। और ईश्वर की कृपा है, वो हुआ। मेरे मोहल्ले में, अड़ोस पड़ोस में सबने मुझे बहुत गिफ्ट दिए, प्रशंसा की, उठाए उठाए गोदी में घूमे, कह रहे भाई वाह भाई ये तो करामात हो गई, ये तो सोच भी नहीं सकते ये हुआ कैसे। मैं खुद सोची थी कि हुआ कैसे, मैंने कहा कैसे, और जो मैंने कहा तो वो सत्य कैसे हुआ। तो बस ये छोटे छोटे जो इंसिडेंट थे और बड़े बड़े, तो उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना है। फिर मैंने अध्यात्म की तरफ रुख किया अपना, और आध्यात्मिक पुस्तकों में ध्यान, योग, साधना, सभी जो नियम जो ऋषि मुनि कहते थे कि भाई हाँ ये करना है, उस पर थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर अध्ययन करना शुरू किया। और अपने शरीर को मैंने एक कार्यशाला बना लिया, वर्कशॉप बना लिया, इस पे शोध किया और सोचा वो क्या है तत्व जो मेरे अंदर ये बताता है। जैसे जैसे जिज्ञासा बढ़ी, शांति मिली, कार्य बढ़ता गया, दूर दूर तक ख्याति हो गई। सब आने लग पड़े कि अरे ये बिटिया बताती है, इससे पूछ के आएंगे शादी कहाँ करें, क्या स्थिति है, कैसे करें। तो बस धीरे धीरे ऐसे ही परिवार बढ़ता गया। हम कोई पैसे वैसे लेते नहीं थे, तो इसलिए भीड़ लगी रहती थी शाम, सुबह शाम, तो हम व्यस्त रहते थे। छोटी बहन थी वो चाय बनाती जा रही है और हम बैठे हुए हैं, ना हमारा खाना हो रहा है, ना हम सो पा रहे हैं। तो बड़ा स्ट्रगल किया, लेकिन अच्छा लगता था कि हमारे किसी ज्ञान से या हमारी किसी बात से किसी का भला हो रहा है। बीमारी है या कुछ और चीज़ है, वो गई उनकी। हम ये नहीं कहते कि हम सिद्ध पुरुष हैं या कुछ है, लेकिन वो हुआ, ये चमत्कार ईश्वर। तो आपने अविवाहित रहने का फैसला क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण है? जैसे मैंने बताया कि 10 वर्ष की आयु में हमारे पिताजी की डेथ हो गई, अचानक हुई। उनकी हाइट 6 फुट 2 इंच, बिल्कुल हीरो, एकदम स्मार्ट, जैसे फौजी जवान होते हैं। हमें इतना शौक लगा कि हमें लगा ये क्या हुआ, जिसे कहते हैं ना बुद्ध को किसी की मृत्यु देख के ये लगा कि अब क्या होगा, मैं भी ऐसे ही मर जाऊंगा क्या, मुझे भी बुढ़ा होना पड़ेगा क्या। तो वो भाव पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से आया, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं बहुत ही बिल्कुल चुप हो गई थी और मैंने किसी से बात तक करना घर में छोड़ दिया था। तब मैंने कहा बच्ची है, ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं ठीक नहीं हुई। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरी विश्वास बढ़ता गया कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे ये जन्म मेरा देश के लिए है और मैं कुछ करूँगी। मम्मी मैं शहीद होंगी, मैं मरूंगी नहीं। तो मम्मी कहती बेटा शहीद क्या होना है, अब तो हम आज़ाद हो गए, अब क्या शहीद होना है। हम कहते नहीं, हम मरेंगे नहीं, हमने शहीद होंगे और हमें एक लड़ाई और लड़नी पड़ेगी आगे, भारत देश के लिए, उसकी अच्छाई के लिए आने वाले समय में। तो बस धीरे धीरे समय बीतता गया। 16 से कब 26 के हुए, 26 से कब 56 के हो गए, हमें पता ही नहीं चला। सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहे, पूजा पाठ में व्यस्त रहे, अध्यात्म में व्यस्त रहे, योग, ध्यान, बच्चों को शिक्षा देना, अनाथ आश्रमों में जाना, नारी निकेतन में जाना। जब भी मेरा समय होता है मुझे कोई भी ले जा सकता था और मैं हर समय अवेलेबल रहती थी। मैं कहती अगर मैं शादी कर लूँगी तो मैं 2 बच्चे और 1 पति को पालूंगी, लेकिन अगर मैं शादी नहीं करूँगी तो मैं 2 लाख बच्चों को मेंटेन कर पाऊंगी और उन्हें आगे भविष्य में भारत का अच्छा नागरिक बनाने में सहयोग करूँगी। और ईश्वर ने मेरा वो सपना पूरा किया। कोर्स किया है? नहीं, कोर्स मैंने जाके किया है सन 2000 में, जब मेरठ यूनिवर्सिटी में कोर्स आया। ये भी मैं इसे ईश्वर की कृपा कहूँगी। मैं काशी गई थी कि मुझे ज्योतिष सीखना है, तो उन्होंने कहा भाई आपको 3 साल यहीं रहना पड़ेगा। मैं कहा भाई मैं तो जॉब करती हूँ, मैं 3 साल कैसे रह सकती हूँ यहाँ पे नौकरी छोड़ के, मुझे अपना भरण पोषण भी करना है, भिक्षा मांग के तो मैं खाऊंगी नहीं। तो बस आई और आते ही मेरी सिस्टर है, उसने फ़ोन करा, कह रहे दीदी अखबार में एक न्यूज़ आई है, CCS में ज्योतिष का एक कमर्शियल कोर्स है। मैं फर्स्ट स्टूडेंट थी जो वहाँ पहुँची थी। आचार्य सुधाकर जी थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। उन्होंने बहुत सी प्रश्न किए और जैसे ही उन्होंने प्रश्न किए, कह रहे मैडम आप पढ़ने आ रही हो या पढ़ाने आ रही हो हमें। मैंने कहा नहीं सर मैं पढ़ने के लिए। कह रहे आपको ज़रूरत क्या है। मैंने कहा भारत देश है, ये ज्ञान को नहीं डिग्री को मानता है, तो मेरे पास एक डिग्री भी होनी चाहिए ऑफिशियली, जिससे मैं दिखा सकूँ कि हाँ मेरे पास ऑफिशियली डिग्री भी है, वरना इसे पाखंड, झूठ, फरेब, पता नहीं क्या क्या नाम दिया जाता है। लेकिन हमारी बहुत ही प्राचीन विद्या है, अगर इस पर वास्तव में शोध किया जाए तो हम भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए ये वैसे तो वो बहुत ही जिसे कहते हैं ना सीक्रेट होता है,
कि डॉक्टर को सिर्फ अपने मरीज की जो बीमारी है अपने तक सीमित रखनी चाहिए, वकील को किसी भी अपने क्लाइंट की जो बातचीत है अपने तक रखनी चाहिए। ऐसे ही हमारे में भी ज्योतिष में ये है कि हम जिसकी भी जो बातचीत है, जो प्रॉब्लम है, उसे अपने तक सीमित रखें। लेकिन मैं इंडिकेशन के तौर पे जो सार्वजनिक चीज़ें हैं उनमें से कुछ बता देती हूँ। बाय नेम नहीं बताऊंगी, लेकिन बाय स्टेट बता देती हूँ। जैसे मैंने कहा कि 1983 का वर्ल्ड कप, ये मेरी पहली बड़ी भविष्यवाणी थी और जो बहुत लाजवाब थी, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। उसके बाद अटल जी पहली बार बने थे प्रधानमंत्री, तब ये हाल था कि मेरठ के जो बीजेपी के लोग थे वो भी कहते थे नहीं होगा। हमने कहा था नहीं, एक दिन के लिए चाहे वो शपथ ग्रहण करें, करेंगे जरूर, 100% करेंगे। उनका इस समय पीक पे है, क्योंकि 25 तारीख है उनका, 25 दिसंबर जन्मदिन था, तो मैंने कैलकुलेशन निकाला था, तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त उनका पॉइंट था कि ये बनेंगे ही बनेंगे, इस समय पीक पे इनका, तो वो हुआ, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मध्य प्रदेश में एक राजनेता है, उनको 2012 में उनके पुत्र के बारे में बता के आई थी कि वो जेल जा सकता है, और वो ईश्वर की कृपा है कि वो जेल गए हैं और अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हमने कहा था उन्हें आप इसे संभालो, इनको मार्गदर्शन दो, इन्हें आगे लड़ाई झगड़ों में मत पड़ने दो। हम मार्गदर्शन कर सकते हैं, हम उस चीज़ को रोक नहीं सकते। दिल्ली में भी केजरीवाल की जब सरकार बनी थी पहली बार, जबकि 28 सीटें थी केजरीवाल की और 35 बीजेपी की थी और 8 कांग्रेस की, मुझे आज भी याद है क्योंकि मैं दिल्ली में ही थी। और हमने केजरीवाल से कहा था आप लो, आप शपथ ग्रहण करो और मुख्यमंत्री बनो, चाहे आपको कांग्रेस का साथ देना पड़े। वो कह रहे भाई 35 सीटें लेके बीजेपी कुछ नहीं कर रही है और आप मुझे 28 पे कह रहे हो। मैंने कहा 3 महीने बाद आपकी सरकार गिरने वाली है, लिख के दे रहे हैं हम, लेकिन उसके बाद आप फुल फ्लैश आओगे, आपको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ईश्वर की कृपा है वो हुआ, और इसे चमत्कार मानते हैं वो लोग, लेकिन चमत्कार कुछ नहीं है, ये सिर्फ अंकों का हेर फेर है, जिसका समय जैसा काल होता है वैसे वो आगे बढ़ता है। वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में हमने बहुत पहले कह दिया था कि अब इनकी सरकार नहीं आएगी इस बार। वो कह रहे ये तो सब मंदिर जाते हैं, उस मंदिर से कोई फेल नहीं होता जो वहाँ पे चढ़ावा कर लेता है। हमने कहा भाई ये हमें जानकारी नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि अब ये नहीं आएंगी, तो नहीं आई हैं तो मतलब इसमें हमारी कोई कहते नहीं हम कि हम बहुत बड़ा हमारा कोई इसमें योगदान है। जो वाइब्रेशन हमारी तक आई हमने उसको बता दिया, और अच्छा बुरा कुछ नहीं है, हम न्यूट्रल हैं, हमें किसी से ना बुराई है ना भलाई है। सभी नेता, सभी पार्टियों के लोग हमसे मिलते हैं और बहुत प्यार से सम्मान से हमें बुलाते हैं, बातचीत करते हैं। और भी बहुत से हैं, गिनने बैठूंगी तो शायद पूरी बुक लिखनी पड़ेगी मुझे, और मैं रिटायरमेंट के बाद यही काम करूंगी। मेरी कई पुस्तकें हैं जो मैं लिख रही हूँ, उसमें मेरे अनुभव, मेरा जीवन परिचय, 3-4 पुस्तकें हैं जो लगातार काम कर रही हूँ। देखिए मैं ये नहीं पता था मुझे कि कोरोना आएगा, लेकिन मैंने वर्ष 2000 में भविष्यवाणी की थी कि भारत देश ही नहीं पूरे विश्व में मनुष्य जो है त्राहिमाम करेंगे। तो लोग कहते हैं पागल हो, मैंने कहा नहीं, आप अति कर रहे हो, कुछ अपने आप में अच्छी बातें पैदा करो, प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करो, वरना हमें दंड मिलने वाला है। और 2020 तक मैं जिंदा रहूं या ना रहूं आप देखोगे वो। तो कहते तुम कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा हो सकता है भाई मैं मर जाऊं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बताती हूँ आपको ऐसा होगा। और अभी जब उत्तराखंड में हमारा 3 दिन का सेमिनार था 2013 के आसपास, अन्ना हजारे जी वहां पर थे, वहां पे हमने भविष्यवाणी की थी। वहां पे एक नेता आए थे, हमने कहा इस तट को जो है दूषित कर दिया गया है, अब ये तट ऐसा नहीं रहेगा, इसकी सफाई होगी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 3 दिन बाद हमने उसको न्यूज देखी है जिसमें वो उन शिव जी की मूर्ति जिसकी हमने 3 दिन पूजा की थी उस पे बैठ के, उसको हमने पानी में बहते हुए देखा है। और पूरे भारत से हमारे पास उनके फोन आए, जो उस समय क्लाइंट वहाँ पे डेलीगेशन था 50 लोगों का जो अन्ना जी के साथ काम कर रहा था। कह रहे बहन जी आपने हमें बचा लिया, वरना हम तो आपसे कह रहे थे केदारनाथ घुमा के लाओ, बद्रीनाथ घुमा के लाओ। हमने कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे, आप मीटिंग में आए, मीटिंग करो और सब अपने अपने घर जाओ सुरक्षित। कोरोना को लेकर आपने क्या भविष्यवाणी की थी? कोरोना का एग्जैक्ट नहीं कहा था, लेकिन ये कहा था कि 2020 में कुछ बहुत बड़ा मतलब क्राइसिस होंगे, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में होंगे। उस समय मुझे ये नहीं पता था इसका नाम क्या होगा, लेकिन ये पक्का पता था कि हाँ कुछ होगा। एक ही वर्ड निकलता था 2000 में। वो क्या है नाम? असल में बहुत पुरानी बात है, 1999 की बात है। मैं यहाँ वैशाली डिपो में आई थी, मेरा डिपो था तभी, तो वहाँ पे हमारे बुजुर्ग कर्मचारी थे, वो ऋषि प्रसाद पढ़ते रहते थे और प्रोग्राम चल रहा था वैशाली में, और वो चले जाते थे वहाँ पे। तो हमने उनसे कहा कि नहीं ये गलत है, आप यहाँ पे तनख्वाह ले रहे हैं, हमें यहाँ पे टाइम मिलता है, उसके बाद आप जाइए वहाँ पे। कह रहे हमारे गुरु हैं, और मैंने कहा गुरु नहीं है, गुरु घंटाल है, जेल जाएंगे। बस एक शब्द मैंने छुटते ही कहा, वो 15-20 लोग थे, सब मेरे पीछे पड़ गए, बहुत मुझे बुरा भला कहा, कह रहे बहुत घमंडी लड़की है, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। हमने कहा आप याद करेंगे हमें एक दिन।
और जब 14 में हुआ तो वास्तव में मैंने अध्ययन किया है तो ये पाया कि ज्योतिष जो है एक मार्गदर्शक का काम करता है। जैसे आप काउंसलिंग कहते हैं, जिसे जादू नहीं है ज्योतिष कोई, ये गणना है। गणना के आधार पर हम काम करते हैं और जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे गणनाएं बदलती रहती हैं। तो वो हमें मार्गदर्शन करता है कि भाई मैं डॉक्टरी में जाऊं कि मैं इंजीनियर बनूं। बड़े लोग हैरान होते हैं जब हम किसी गरीब से गरीब व्यक्ति को कहते हैं ना कि आपका सपना तो अडानी बनने का है, वो कह रहे अरे ये तो इम्पॉसिबल है, आप भिखारी को ये कैसे कह रहे हैं। वो कहते हैं नहीं मैडम मैं रात दिन सपने देखता हूँ। तो सपने और सच्चाई इसमें अंतर है। ज्योतिष एक वैज्ञानिक सत्य है, वो कोई चमत्कार नहीं है, वो कोई जादू नहीं है कि मैं आपको एक दिन में करोड़पति बना दूंगी या मैं किसी को एक दिन में पढ़ा लिखा बना दूंगी और ज्ञानवान बना दूंगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक अध्ययन है और जितना हम इसमें अध्ययन करेंगे उसमें हमें नए नए मोती मिलते जाएंगे क्योंकि ये अनंत है। तो कोई ये नहीं कह सकता ये लास्ट है। और मैं जिस रास्ते पे चल रही हूँ, मेरा जो ज्योतिष से ज्यादा मेरी अध्यात्म में रुचि है और वो जो है वो प्रेडिक्शन जिसे पराविद कहते हैं, ऑटोमेटिक प्रकृति से जुड़ना और प्रकृति की चीजों को सुनना, जो बहुत दूर की चीजों से सुनना और बहुत जो दूर है उसे देखना, इस पे कार्य कर रही हूँ। और बच्चों से चाहूंगी कि वो जागरूक होकर बढ़ें, किसी पे अंधविश्वास ना करें। आजकल ये हो रहा है कि आपको हम डॉक्टर बना देंगे, इंजीनियर बना देंगे, इसी बच्चे को बलि दे दो, ये कर दो। मैं इसके बहुत विरोध हूँ और ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है और ऐसा कभी हो नहीं सकता क्योंकि ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जो आपको ये कहे कि आपके बच्चा होगा और आप किसी और के बच्चे को मार दो तो आपके बच्चा हो जाएगा। अगर वो ऐसा कहता है तो पाप करता है। किसी की नौकरी छीन के किसी को डायरेक्टर और DIG बना देना, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप अपना कर्म करिए, उसमें हम सहयोग कर सकते हैं, आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, आपको अच्छे रास्ते पे चला सकते हैं, आपको पढ़ने में मदद कर सकते हैं, आपके जो मेडिटेशन है उसको बढ़ाकर आपकी योग्यताओं में इजाफा कर सकते हैं। मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल, सीनियर सेकेंडरी को एजुकेशनल स्कूल, बिल्डिंग लीडर्स फॉर टुमारो, शिव शक्ति नगर, ब्रह्मपुरी, अपोजिट बहादुर मोटर्स, मेरठ। आपके बच्चों के लिए एक्सीलेंट स्कूल, जहां पर बच्चों का होता है सर्वांगीण विकास, खेलकूद, नृत्य, कौशल में भी निखारा जाता है। फ्री कंप्यूटर कोर्स, उन्नत बिल्डिंग, हाईटेक क्लासरूम्स। तो आज ही आइए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। एडमिशन स्टार्ट्स